दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं मलानी 2 नाइट स्टे के लिए गया था इंडिया में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और इसके अलावा मैं ढेला रेस्ट हाउस में भी रुका था, और जो हल्दू पड़ाव रेस्ट हाउस है जो कि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, वहाँ भी मैंने नाइट स्टे किया था। तो कुल मिलाकर के 5-6 नाइट मैं स्पेंड करके आया हूँ जंगलों के बीच में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मलानी रेस्ट हाउस के जंगल के मेरे 2 दिन के अनुभव। ऐसे तो कॉर्बेट पार्क में एक से बढ़कर एक रेस्ट हाउस हैं। इनमें से पर्यटकों का जो मेन आकर्षण है वो है डिकाला का रेस्ट हाउस, किंतु मलानी के रेस्ट हाउस की बात ही कुछ और है। खासकर उन लोगों के लिए जो प्रकृति, जंगल व जंगली जानवरों के बीच गहराई के अंदर रहना चाहते हैं। यह बिजरानी जोन के अंतर्गत आता है, और रामनगर से जो मलानी का रेस्ट हाउस है वो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा मलानी के जंगलों में बिताए मेरे वो दिन, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो बाघ जो खूंखार निगाहों से मुझे देख रहा था, जंगली सुअर का हमें धमकाना, और वो बलशाली जंगली सुअर जो हमसे बचने के चक्कर में बाघ के मुंह में जाते जाते बचा था। वो सब क्या भूल जाने की घटना है? नहीं जी नहीं। सभी और दूसरी अन्य घटनाओं की तरह, मंदिर के देवताओं की तरह, ये मेरे मन में स्थापित हो गई हैं। मार्च का आखिरी सप्ताह था। दिल्ली से रामनगर को जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस ने सुबह 4 बजे रामनगर पर जा उतारा। बस अड्डे के पास वाली दुकानों से खाने पीने का 2-3 दिनों का राशन लेकर ओपन जिप्सी के ऊपर सवार होकर के हम आम डंडा गेट की तरफ निकल पड़े। दरअसल में ये जो मलानी का रेस्ट हाउस है, वहाँ पर अपना खुद का खाने पीने का सामान लेकर के जाना पड़ता है। वहाँ पर कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। रॉ मटेरियल अगर आप लेकर जाओगे तो वहाँ के जो कर्मचारी है वो आपको बना करके दे देंगे, या अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप खुद भी बना सकते हो। इसलिए पास वाली दुकानों से खाने पीने का 2-3 दिनों का राशन लेकर ओपन जिप्सी पर सवार होकर आम डंडा गेट की तरफ हम निकल पड़े। आम डंडा गेट से एक रास्ता रामनगर से राइट साइड को कोसी नदी बैराज के ऊपर से होकर जाता है। इस बैराज पुल के किनारे इसी साल 18 और 19 जनवरी सन 2026 की रात का मतलब शाम के करीब 6 बज रहे थे, कोसी रेंज का बेला बीट इलाके में एक व्यक्ति सड़क से अपने घर जा रहा था। तब शाम को एक बाघ उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले गया था। केवल उसका सिर, जैकेट, कपड़े व जूते ही 2 किलोमीटर अंदर तक जगह जगह मिले थे। बाद में उस बाघ को पकड़ लिया गया था। जब मैं बिजरानी जोन के अंदर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ पहुंचा हूं। यह पंजों की, नाखूनों की, दांतों की दुनिया थी, जहां एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन होता है। इस जंगल में तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, काकड़, हिरन, मार्टिन, गीदड़, लंगूर, बंदर, जंगल कैट और भी ना जाने कितनी तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। और इन सब का राजा, शहंशाह बाघों का तो यह एक घर है। 2 किलोमीटर आगे जाते ही एक पीकॉक नजर आया जो हमारे स्वागत में पंख फैलाकर डांस कर रहा था। रुक गए, बगैर डांस देखे आगे कैसे जा सकते थे। पंखों को आधे चांद का रूप देकर जोरों से पंख वो फड़फड़ाता जा रहा था। मोर का डांस देखना सच में बहुत खूबसूरत होता है। यह केवल सुंदर ही नहीं होता, एक खास वजह से मोर नाचता भी है, और यह खास वजह होती है मोरनी को, मादा को अपनी तरफ आकर्षित करना। यह एक तरह का नेचर का खुला प्रपोजल डांस था। वो मोर नाचता हुआ एक खास तरह का कंपन अपनी पंखों में करता था। नीले, हरे, सुनहरे, सतरंगी रंगों से भरे वो पंख, ऐसा लग रहा था कुदरत ने खुद आकर पेंटिंग बना दी हो। ना वहाँ कोई शोर था, ना कोई भीड़, केवल मोर था और मैं था। तभी समझ में आया जंगल की खूबसूरती ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। नाचते हुए मोर को जंगल में सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसी अवस्था में जो मोर है वो नाचता हुआ लापरवाह हो जाता है, और मोरनी को रिझाने में
ऐसा मस्त हो जाता है कि उसे खतरों का पता ही नहीं चलता कि खतरा कहाँ से आकर के मौत के रूप में उसे दबोच लेगा। तेंदुआ मोर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बाघ जंगल का राजा भी मौका मिलते ही मोर को पकड़ लेता है। गीदड़ मार्टिन भी इनका शिकार कर लेते हैं। बाज, चील व गोह, नेवला इनके अंडों व छोटे बच्चों को मारकर खा जाते हैं। अब सवाल यह है कि मोर खतरों से बचता कैसे है? बचता है ये उड़कर। दरअसल में रात को जो मोर होते हैं वो ऊंचे पेड़ों के ऊपर सोते हैं। उनकी ऊंचाइयों पर, अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। पहले कुछ देर तक तो मोर तेज भागता है और फिर उड़ जाता है। 100 मीटर से 300 मीटर की दूरी यह उड़कर तय कर सकता है। मोर की नज़र बहुत तेज होती है, लेकिन रात की नज़र इतनी अच्छी नहीं होती। इसी कारण अंधेरा होने से पहले मोर जो है वो ऊंचे पेड़ों पर जा कर के बैठ जाता है। तेज आवाज़ में खतरे को देख करके चिल्लाता है, दूसरे मोरों को सावधान करता है। पूरे 15 मिनट तक मोर का डांस देखा और फिर आगे बढ़ चले। यह तो बस शुरुआत थी। जंगल ने मुझे अभी और भी कई कुछ दिखाना था। अभी तो 16-17 किलोमीटर का रास्ता बाकी बचा हुआ था। इस 16-17 किलोमीटर के जंगल में बाघ, लेपर्ड, भालुओं के अचानक दिख जाने की संभावना सदा बनी रहती है। केवल बाघ तेंदुआ ही नहीं, मौत का वारंट लेकर घूमते जंगली हाथियों से मुलाकात को लेकर दिल सदा धड़कता ही रहता है। इसी वजह से मलानी तक का सारा जंगली रास्ता अत्यंत खतरनाक बना रहता है। जैसे जैसे जिप्सी आगे बढ़ती जा रही थी, जंगल असाधारण रूप से घना होता चला जा रहा था। तभी दाईं तरफ वन देवी का, जंगल की जो देवी है उसका मंदिर आ गया। मन ही मन वन देवी से आशीर्वाद मांगा कि अपने जंगल के देवता यानी बाघ देवता के इस सफर में दर्शन जरूर करा देना। उस वन देवी ने आशीर्वाद दिया, तभी तो 7 बार जंगल के देवता बाघ के दर्शन हो गए। कुछ और आगे जाने पर अचानक से जंगल का स्थान एक खुली जगह ने ले लिया और सामने ही बिजरानी का रेस्ट हाउस नजर आने लगा। यह बिजरानी का रेस्ट हाउस बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बना है, एक जंगली नाले के किनारे। इस रेस्ट हाउस को सन 1928 में बनाया गया था। बिजरानी की यह बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, कमाऊ के मजदूरों की मेहनत की एक कहानी है, जहां जंगल आज भी अपने नियमों से चलता है। बिजरानी रेस्ट हाउस के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1936 में इस कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। उससे पहले जो अंग्रेज ऑफिसर थे वो शिकार करने के लिए आम डंडा गेट से एंटर करने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद में इस एक नाले के किनारे खुली जगह थी थोड़ी, वहां पर आकर के अपने कैंप लगाते थे और उन कैंपों में उनके साथ में उनके सेवक भी आते थे। और इन अंग्रेज जो शिकारी थे, इनके जो सेवक होते थे वो कुमाऊं के लोकल लोग ही होते थे। और ये जो कुमाऊं के लोकल लोग हैं, ये उस ऐसी खुली जगह को जहाँ पर कि पेड़ कम होते हैं और थोड़ा सा घास का मैदान टाइप होता है, उस जगह को ये कुमाऊनी भाषा में बिजरो के नाम से इसको बुलाते हैं। कुमाऊनी भाषा में बिजरो का मतलब एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर पेड़ कम हो और थोड़ा सा वो बंजर सा इलाका हो, जहाँ घास हो, झाड़ियाँ हो, लेकिन पेड़ कम हो। तो ऐसी जगह पर आकर के खुली जगह पर जो अंग्रेज ऑफिसर थे या उनके जो शिकारी थे वो टेंट लगाते थे, साथ में कुमाऊं के सेवक उनके साथ आते थे और वो उसको बिजरो के नाम से पुकारते थे। और उस जगह को बाद में बिजरो रानी और धीरे धीरे वो शब्द बिजरानी नाम में कन्वर्ट हो गया। और ये बिजरानी का जो रेस्ट हाउस था ये सन 1920-21 के आसपास बनाना शुरू किया गया था। और कई बार इसको जब बनाया जाता था तो आकर के जंगली हाथी इसको गिरा देते थे, क्योंकि लगातार ये जो बिजरानी का रेस्ट हाउस है ये लगातार नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि उस समय में एडवांस मशीनरी नहीं थी, ऐसे कोई साधन नहीं थे। मलेरिया से प्रभावित ये जगह थी, जो मजदूर थे वो बीमार हो जाते थे, जमीन पर वो सोते थे, सांप काटने की कई घटनाएं हुई थी वहाँ पर। और सदा जंगली भालुओं का और बाघ का और जंगली हाथियों का खतरा मजदूरों के ऊपर बना रहता था।
और सबसे बड़ी बात ही ये है कि मशीनरी ना होने की वजह से साल के पेड़ों को काटा गया, उनको जंगल के अंदर से भीतरी भागों से खींच करके हाथियों के द्वारा लाया गया। पालतू हाथी उन पेड़ों को, लट्ठों को काट करके लाते थे। मजदूर जंगल में उनकी जो शाखाएं होती है, ब्रांचें होती हैं, उनको काट करके उनके लट्ठे बनाते थे और जंगली जो पालतू हाथी है वो उनको खींच करके लाते थे और बाद में हाथों से, कुल्हाड़ियों से छील छील करके और हाथ के आरों से, बड़े बड़े आरों से उसकी स्लीपर बनाए जाते थे और फिर उससे यह बिजरानी का रेस्ट हाउस बना है। और पास में बहते जंगली नाले के पत्थरों से ही चूने की चिनाई के साथ में करीब 1.5-2 फीट मोटी दीवारें बनाई गई इसकी, ताकि वो मौसम को और वक्त को झेल सकें। इसी कारण 100 साल हो गए हैं इस बिजरानी रेस्ट हाउस को। ये आज भी वैसे ही खड़ा है। पहले ये टूरिस्टों के लिए नहीं होता था, केवल अंग्रेज ऑफिसर ही आते थे। बाद में इसको टूरिस्टों के लिए भी खोल दिया गया। बिजरानी को पार करने के बाद जंगलों में घूमती सांप की तरह बल खाती कच्चे रास्तों से होते हुए 1 बजे तक हम मलानी जा पहुंचे। मलानी भी जंगली नाले पर बसा हुआ एक रेस्ट हाउस है और ये जंगली नाला इसके लेफ्ट साइड में बहता है और 3 तरफ मलानी के घना कोर जंगली इलाका है। आइए मैं आपको आज मलानी रेस्ट हाउस के बारे में कुछ जानकारी देता हूं और इसके बारे में कुछ बताता हूं। मलानी का वन विश्राम भवन रेस्ट हाउस, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इस मलानी रेस्ट हाउस के ये सामने जो सीमेंट का एक बरामदा सा नज़र आ रहा है, इस पर कभी जिम कॉर्बेट खुद आया करते थे और यहाँ पर ठहरा करते थे। और यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और इस मलानी रेस्ट हाउस के बिल्कुल पीछे का जो जंगल है, बैक साइड का, वो सारा कोर एरिया है और उस एरिया में जाने की कोई परमिशन नहीं है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड का जो सारा एरिया, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये सारा एरिया टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पर टूरिस्ट घूम सकते हैं अपनी जीप के अंदर, लेकिन पैदल परमिशन नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रही है वायरिंग, इसमें रात में करंट छोड़ा जाता है ताकि टाइगर और दूसरे जंगली जानवर इसके अंदर ना आ सकें। और इस वायरिंग के बाहर आपको पैदल की परमिशन नहीं है और दूसरी बात, आपको फ़ोन करने की भी परमिशन नहीं है इन वायरिंग के पार करके। इस वायरिंग के अंदर ही मैं हूँ, रेस्ट हाउस के अंदर, और फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और अंदर मैं फ़ोन से बना सकता हूँ। और मैं यहाँ से आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये कोर जंगल नज़र आ रहा है टाइगर रिजर्व का। और ये सामने रास्ता जा रहा है, ये जाता है बिजरानी को, जो यहाँ से करीब 11-12 किलोमीटर पड़ता है। और इसके बाद में यहाँ पर एक जंगली नाला है जिसमें हमेशा पानी रहता है, सदा नीरा नाला है ये सामने देखिए, ये एक बारीक चैनल पानी का है और इसी पानी से जो पीने की सप्लाई आती है, टैंकियों में पानी आता है। इस रेस्ट हाउस की पानी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। और इसके बाद में वो सामने एक जो रूम बना हुआ है, उस रूम के अंदर इस टाइगर रिजर्व के अंदर काम करने वाली जो लेबरर है, वो रात को आके रुकती हैं। दिन भर वो सड़कों की रिपेयर करने के लिए या कोई पुलों की रिपेयर करने के लिए या किसी और काम के लिए जाते हैं और रात को वो यहाँ पर आके रुकते हैं। और उनसे मैंने पिछली रात बात भी करी थी। और यहाँ पर कुल मिलाकर के टोटल 2 कमरे हैं और 2 ही जीपें हैं। मेरा यहाँ पे 2 नाइट स्टे है और ये मेरी पहली नाइट है और 1 नाइट मेरी और है। इसके अलावा जब ये वायरिंग नहीं होती, ये वायरिंग सन 2013 में इस्टेब्लिश की गई है, यहाँ पर लगाई गई है। और उससे पहले इंस्टॉल करी थी ये वायरिंग 2012-13 में। और इससे पहले ये खाई खोदी होती थी। अब तो ये खाई को मेंटेन नहीं किया जाता। पहले ये प्रॉपर पूरी खाई होती थी, चारों तरफ खाई होती थी। और इस खाई का मकसद ये था कि को जो हाथी हैं या जंगली जानवर हैं वो ना आ सकें। ये देखिए, ये खाई है जारी और ये पूरी खाई जा रही है। और काफ़ी बड़े एरिया में ये रेस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 रूम हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ जो कोर एरिया है
उस दिशा की तरफ। ये जो जगह है यहाँ से पीने के पानी के लिए यूज़ किया जाता है इस जगह को। यहाँ पर एक मोटर पंप लगा हुआ है और उससे इस नाले में पानी सदा नीरा नाला है ये, इसमें हमेशा पानी रहता है, गर्मियों में भी पानी रहता है और बरसातों में ये पूरा भर कर बहता है और इससे पीने का पानी लिया जाता है और इस मिलानी रेस्ट हाउस की पानी की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। इसके अलावा इससे जो लेफ़्ट साइड का जो ये सारा जंगल आपको नज़र आ रहा है, ये कोर एरिया है मलानी का और ये पूरा कोर जंगल है। इसमें टूरिस्ट की कोई परमिशन नहीं है जाने की। उधर से एक रास्ता जाता है, पहले गोजरा चौकी आती है और गोजरा चौकी के बाद में फिर पटेर पानी नाम का एक रेस्ट हाउस है। वहाँ भी आजकल टूरिस्ट के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन कभी एक बार मैं वहाँ गया था, ठहरा तो नहीं हूँ लेकिन विज़िट मैंने करी थी एक बार, बहुत पहले, आज से करीब 30-35 साल पहले की बात है ये। और इसके अलावा ये जो जंगल है, ये जो आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये फेंस है। फेंस के बाद में ये नाला है, नाले में जो पानी है वो जरूरत पूरी करी जाती है मलानी रेस्ट हाउस के लिए। और इसके बाद का ये जो सारा जंगल है, ये जाकर के करीब 14-15 किलोमीटर आगे जाकर के चूहा पानी नाम का एक जंगल है, प्रसिद्ध जंगल चूहा पानी का। ये वही जंगल है जहाँ पर महेश जो चारागर था उसको मार कर खा लिया था शेरू शेर के द्वारा 1983 में, जिसकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। और उस चूहा पानी का जो जंगल है, ये जंगल वहीं चला जाता है। और ये जो पटेर पानी का जो जंगल है, आगे जाके पटेर पानी आता है, पटेर पानी से आगे कालागढ़ का जंगल आ जाता है। और ये सारा एरिया कोर एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा इस साइड से रास्ता आता है बिजरानी से, और वो सामने हमारी जिप्सी खड़ी है और केवल यही एक छोटा सा पैच है टूरिस्ट एरिया का, केवल जाने का रास्ता है। बाकी इसके तीनों तरफ जो है वो कोर एरिया है। मलानी से आगे गोजरा चौकी है जो 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे आगे पटेर पानी का प्रसिद्ध जंगल पड़ता है और उस पटेर पानी के जंगल में 1986 में एक हाथी के द्वारा 3 मजदूरों को मार दिया गया था। और उस समय मैं पटेर पानी के जंगल में ही गया हुआ था और 1986 में तो मैं पटेर पानी के जंगल में गया था। लेकिन आज जो पटेर पानी का जंगल है वो कोर एरिया में आता है और पटेर पानी के जंगल में टूरिस्ट को जाने की कोई परमिशन नहीं है। हम अपना सामान कमरे में रखकर कुछ देर आराम कर 2:30 बजे सफारी के लिए बिजरानी की तरफ निकल पड़े। निकलते ही कुछ किलोमीटर जाने पर एक छोटा सा पोखरा आया जिसमें पानी भरा हुआ था और उस पोखरे के किनारे से एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही थी, पानी की एक चैनल बह रहा था। और उसके किनारे खड़े होकर हम सुनने लगे कि जंगल के पास बताने के लिए क्या कुछ है। गर्मियों के समय में पानी, नदी, पोखरों के किनारे अक्सर वनराज के दर्शन हो जाते हैं। तभी देखा कुछ कछुए पानी के किनारे बैठे हुए थे और जैसे ही उन्हें हमारा एहसास हुआ तुरंत पानी के में उतरकर गायब हो गए। अरे, मेहमानों के साथ क्या ऐसा व्यवहार किया जाता है? चाय नाश्ता तो कुछ पूछा नहीं और पानी में भाग गए। कुछ देर और दर्शन दे जाते तो अच्छा रहता। चलो जाने दो, जंगल के सभी जानवर ऐसे ही संकोची होते हैं, इंसान की भनक पाते ही छिप जाते हैं। अक्सर लोग टर्टल को और टोर्टोइस को एक ही समझ लेते हैं। जो टर्टल है वो पानी के अंदर रहता है और अंडे देने के लिए टर्टल अक्सर जमीन पर ही आते हैं, लेकिन जो टोर्टोइस होता है वो पानी में चला तो जाता है लेकिन वो अपना अधिकांश जीवन जमीन पर ही बिताता है। इसके अलावा और भी कई तरह के फर्क होते हैं टोर्टोइस और टर्टल में। कुछ देर इंतजार करने के बाद आगे बढ़ चले। जंगल के ऐसे टुकड़े में अब हम जा पहुंचे जहां बरगद का एक भारी पेड़ खड़ा था और 3 जंगली कच्चे रास्ते अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह जाते थे। इस जगह का नाम बड़ तिराहा है। बड़ मतलब बरगद का पेड़ और तिराहा 3 रास्ते। तो इस बड़ तिराहे का ये जो जंगल है, यहाँ 2 साल पहले भी मैं आया था और इसी जंगल के अंदर
एक मेल बाघ बड़े जोरों से दहाड़ रहा था। नजर तो वो हमें नहीं आया, किंतु रह रहकर उसकी दहाड़ आती थी और ऐसी दहाड़ थी जैसे बादल गरज रहे हों। यह बड़ तिराहा बाघों की पसंदीदा जगह है। सो वहां खड़े होकर सोचने लगे कि अब किस दिशा की तरफ जाया जाए। तभी राइट साइड के जंगल से काकड़ के बोलने की आवाजें आने लगी। काकड़ दोहरा पड़ों की तरह लगातार बोलता चला जा रहा था। शांत जंगल में दूर दूर तक काकड़ की वार्निंग कॉल आने लगी। इसके साथ ही हमारी आशाएं एकदम से आसमान तक जा पहुंची। काकड़ एक प्रकार का छोटे साइज का हिरन होता है। इसे इंग्लिश में बार्किंग डियर भी कहते हैं। काकड़ ऐसे ही खतरों को देखकर बोलता है जिससे उसे खतरा हो। यह बाघ, तेंदुआ, सांप, अजगर, मार्टिन को देखकर तो बोलता ही है। कभी कभी इंसान भी अगर जंगल में पैदल जा रहा हो और बार्किंग डियर से अचानक उसका सामना हो जाए, तब भी बार्किंग डियर वार्निंग कॉल देने लगता है। इसके बोलने का मतलब यह नहीं है कि बाघ वहां जरूर होगा, लेकिन बार्किंग डियर जब बोलता है तो बाघ लेपर्ड की संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। हम खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि किस दिशा की तरफ जाया जाए। तभी अचानक बड़े जोरों से सांबर डियर की कॉल आने लगी और ड्राइवर ने जिप्सी उसी दिशा की तरफ बढ़ा दी। सांबर की जो कॉल होती है वो ऊंची होती है और दूर तक ट्रैवल करती है। सांबर की कॉल कुछ तीखी, कुछ भौंकने जैसी होती है। और अगर कोई सांबर जब कॉल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि 100 गज के रेडियस के अंदर कहीं ना कहीं या तो टाइगर है या फिर लेपर्ड है। जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पहले काकड़ और उसके बाद सांबर की कॉल लगातार आ रही थी। जंगल में सांबर की कॉल 100% श्योर होती है। सांबर कभी भी फेक कॉल नहीं करता। जंगल का सबसे भरोसेमंद जानवर है जिसकी कॉल पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि सांबर की यह जो कॉल आ रही थी वो मूव कर रही थी। साफ था टाइगर भी मूव कर रहा है। अगर टाइगर एक जगह बैठा या लेटा है तो सांबर की कॉल एक ही दिशा से आती है। और अगर सांबर की जो कॉल है वो मूव कर रही है, कभी इधर आ रही है, कभी थोड़ी देर बाद इधर आती है, तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर उसकी कॉल मूव कर रही है तो इसका मतलब जो टाइगर है वो भी मूव कर रहा है। और अगर जो सांबर है वो अचानक से टाइगर को देख ले कि वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तब जो सांबर है वो एक ही जगह खड़ा होकर के कॉल करता है। यह एक मेन फर्क है सांबर की कॉल के बारे में। जिस दिशा से सांबर लगातार कॉल कर रहा था उससे थोड़ा ओपोजिट दिशा में हम गए। ऐसा सांबर लगातार कॉल कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांबर कह रहा हो, बा मुलाजा होशियार, जंगल के शहंशाह जहांपनाह बाघ महाराज पधार रहे हैं। पैदल चलते हुए अगर इंसान को सांबर की कॉल का पता चले, वो सुनाई दे और जिस दिशा से वो कॉल आ रही है बड़े ध्यान से उधर सुनना चाहिए। और जिस दिशा की तरफ सांबर जाता है अपनी जान बचाने के लिए, उसी दिशा की तरफ भी टूरिस्ट को चले जाना चाहिए, पैदल चलते हुए इंसान को चले जाना चाहिए। क्योंकि उसके ऑपोजिट दिशा में तो बाघ ही होता है जिसको देख करके सांबर उससे दूर भागना चाहता है। लेकिन हमें तो टाइगर से बचना नहीं था, भागना नहीं था। हम तो जिप्सी के ऊपर थे, तो हमें टाइगर को ट्रेस करना था। इसलिए जिस दिशा से सांबर की आवाज आ रही थी हम उसकी थोड़ी ऑपोजिट दिशा की तरफ जिप्सी को आगे चलाने लगे और थोड़ा आगे जा करके एक जगह चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगे। और जो सांबर है उसकी कॉल अभी भी आ रही थी। और ऐसी अवस्था में बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जो टाइगर है वो सडनली नजर आ जाता है। किंतु यहाँ तो हम टाइगर का शिकार कैमरे से कर रहे थे। ऐसे ही पुराने जमाने में शिकारी टाइगर का शिकार करते थे। जो जंगल के हिरन है, जो सांबर है, बार्किंग डियर है या चीतल है, उनकी कालों को पकड़ करके, लंगूर की काल को पकड़ करके उनका पीछा करते थे, ट्रेस करते थे, उनका शिकार करते थे। लेकिन हमने तो कैमरे से शिकार करना था। तभी दूर झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता हुआ एक पल के लिए नजर आया और थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी झाड़ियां धीरे से हिली। धीरे धीरे एक बाघ बाहर आ गया
वही भारी चाल, लेकिन बेहद शांत व गंभीर। उसे पता है कि वो जंगल का राजा है। उसकी आंखें सीधी मेरी ही ओर टिकी हुई थी। मैंने अपने आप को छिपा थोड़ा रखा था। मैं तो जिप्सी पर उसके सामने ही खड़ा था। कूल पिक्स का 900 का कैमरा मेरे हाथ में था और उससे मैं उसका वीडियो बना रहा था। सांस रोके मैं लगातार उसका वीडियो बनाता रहा। वो बाघ कदम दर कदम आगे बढ़ता ही चला आ रहा था। सूखी पत्तियों पर उसके पंजे उड़ रहे थे, किंतु चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब वो इतना करीब आ गया था कि उसकी चमकती हुई धारियां भी साफ नजर आ रही थी। उस बाघ का रोब उसकी चाल में था, ताकत उसके पंजों में कंधों में साफ नजर आ रही थी। चाहे तो एक ही झापड़ में भैंसे को लोटपोट कर दे। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। टाइगर को किसी तरह की कोई जल्दी नहीं थी। उसका ये हर एक कदम दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरा जंगल उसी का हो। अपनी अंगारे भरी आंखों से उसने देखा और धीरे से जंगल के अंदर चला गया। मंत्र से बंधे नाग की तरह मैं दूर तक उसे जाते देखता रहा। उसके छिपने की कला ने उसको जंगल में छिपा लिया। जब तक आंखों से वो ओझल नहीं हो गया, मैं उसे देखता ही रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, अगर वो आगे बढ़ आता तब क्या होता। उस वन देवी को मैंने मन ही मन धन्यवाद दिया, जिसका मंदिर रास्ते में आया था, और मैंने उससे आशीर्वाद लिया था कि मुझे बाघ के दर्शन जरूर करा देना। जिस जंगल के टुकड़े में बाघ गया था, उसके दूसरी तरफ एक कच्चा रास्ता था। हमें उम्मीद थी कि बाघ जंगल के इस टुकड़े को पार कर उस कच्चे रास्ते पर अवश्य आएगा। अक्सर देखा गया है कि बाघ कच्चे रास्ते पर जंगल के किनारे किनारे चलता है, क्योंकि जब इन कच्चे रास्तों पर कोई जीप नहीं चलती या किसी प्रकार की कोई ह्यूमन एक्टिविटी जंगल के कच्चे रास्तों पर नहीं होती, तब इन कच्चे रास्तों पर अक्सर चीतल, हिरन, बार्किंग डियर, सांबर, लंगूर आदि आ जाते हैं। और बाघ भी इस बात को बखूबी जानता है। हिरन, सुअर जो होते हैं वो इन कच्चे रास्तों पर दो वजह से आते हैं। पहला तो जंगल में उन्हें कीट पतंगे, मक्खियां, इंसेक्ट दुखी करते हैं। दूसरा, वो बाघ लेपर्ड से बचने के लिए इन कच्चे रास्तों पर आ जाते हैं, क्योंकि इन कच्चे रास्तों पर उन्हें दूर दूर तक दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर। और बाघ रूपी खतरा देखकर जमीनी सतह प्लेन होने के कारण वो तेजी से भाग जाते हैं। जंगल के भीतर झाड़ियां, बेलें, लताएं होती हैं, जमीन भी ऊंची नीची होती है। उससे स्पीड इन जंगली जानवरों की थोड़ी कम अवश्य हो जाती है। इस कारण से बाघ भी तो इन कच्ची सड़कों के एकदम किनारे किनारे चलता है और इन शाकाहारियों का शिकार करने की कोशिश में लगा रहता है। किंतु जंगली जानवरों की सुनने की पावर बहुत तेज होती है। दूर से ही गाड़ी की आवाज सुनकर के वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। इसलिए इन कच्चे रास्तों पर जो जानवर हैं वो हमें कम नजर आते हैं, और क्योंकि वो जो जीप होती है उसको दूर से ही उनको पता चल जाता है और आवाज आ जाती है। इन कच्चे रास्तों का रात को इन जंगली जानवरों द्वारा खूब इस्तेमाल किया जाता है, और एक तरह से ये जो कच्चे रास्ते हैं ये बड़े बड़े हाईवे बन जाते हैं इन जंगली जानवरों के। रात को पूरे 15-20 मिनट तक वहां पर इंतजार किया, और अचानक से वहां पर लंगूर की कॉल आने लगी। और सुनिए और देखिए, हमने करीब 10-15 मिनट तक वहां पर इंतजार किया, और किस तरह से लंगूर लगातार बोल रहा है और चीतल, हिरन लगातार बोल रहा है।
हैवी टाइगर, बहुत हैवी है, दूर नजर आ रहा है। गूर और चीतल हिरणों की और सांबर हिरण की आवाज लगातार आ रही थी, तो हम पहले 15-20 मिनट तक वहां पर इंतजार करते रहे और उसके बाद में उसी दिशा की तरफ गए जिधर से आवाज आ रही थी। तभी वहां पर मैंने देखा कि एक बाघ कच्चे रास्ते के किनारे किनारे चलता आ रहा है। जैसे ही बाघ ने हमारी जीप्सी को देखा, वो तुरंत ऊपर छोटी सी एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर उसने चढ़ना शुरू कर दिया और एक मिनट तक वो एक झाड़ी के पीछे छिपा रहा। लेकिन हम भी वहां पर ठहर गए और खड़े होकर देखने लगे। बड़ी शान के साथ वो बाघ उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता चला जा रहा था और ऊपर चढ़ते हुए उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी तरह की कोई थकान नहीं है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने में पूरा एक्सपर्ट है। पूरी शान के साथ में एक एक कदम नापता हुआ हमारी तरफ उसकी निगाह थी, कान उसके हमारी तरफ ही थे और केवल अकेली हमारी ही जिप्सी उस जगह पर थी। धीरे धीरे वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता चला गया और थोड़ी ऊंचाई पर जा करके वो पहाड़ी की दूसरी दिशा की तरफ उतर गया और इस प्रकार वन की देवी ने हमें दूसरी बार बाघ के दर्शन करा दिए। और इसके बाद आगे का घटनाक्रम कैसे हुआ, कौन कौन से और जंगली जानवर मैंने देखे और बाघ तो मैंने इसके बाद भी देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, और वो सब मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।